हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण एमसीक्यू की हमारी एक सीरीज चल रही है जिसका पार्ट 66 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। इससे पहले इस सीरीज़ के 65 पार्ट्स हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर अपलोड कर दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इन वीडियोज़ में प्रोवाइड कराए गए हैं। जिन लोगों ने इन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस पटवारी लेखपाल बंदी रक्षक एलडीसी एंड दरवंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारी सीरीज में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहे हैं। तो चलिए आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.5 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो देखिए, रक्षा सूत्र आंदोलन इसके प्रणेता थे सुरेश भाई। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सुरेश भाई। इनके जन्म की अगर हम बात करें तो वर्ष 1964 ईस्वी में टिहरी के बूढ़ा केदार में इनका जन्म हुआ। और देखिए, सुरेश भाई जो हैं ये वर्ष 1984 में इन्होंने सरकारी सेवा त्याग कर समाज सेवा के प्रति समर्पित होकर लोगों में समर्पण भाव की अलग जगाने का अभियान शुरू किया। और राज्य के गांवों में इन्होंने महिला और युवक मंगल दलों का गठन भी करवाया। और देखिए, वर्ष 1994 ईस्वी में जब उत्तराखंड आंदोलन अपने चरम पर था और कुछ लोग जंगलों के अवैध कटान में सक्रिय थे, तो ऐसी स्थिति में वनों को बचाने के लिए रक्षा सूत्र आंदोलन का इन्होंने सूत्रपात किया। तो इसका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन थर्ड सुरेश भाई। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान स्थित है? तो देखिए, उत्तराखंड के किस जिले में, इसका राइट आंसर हो जाएगा नैनीताल जिले में आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान स्थित है। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान यानी इसको एरीज भी कहा जाता है, यानी एरीज जो है ये तारा व भौतिकी शोध संस्थान है। और एरीज का गठन कब किया गया? वर्ष 1954 ईस्वी में राजकीय वेधशाला के रूप में वाराणसी में इसका गठन किया गया। और एरीज को वर्ष 1955 ईस्वी में नैनीताल के शेर का डांडा में स्थानांतरित किया गया। और उसके बाद इसे वर्ष 1961 ईस्वी में नैनीताल के मनोरा पहाड़ी में लाया गया। ये ध्यान रखेंगे, मनोरा पहाड़ी में स्थित है ये आपका कौन सा? आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान यानी कि एरीज। और एरीज को वर्ष 2004 में इसको स्वायत्त संस्थान बना दिया गया। और वर्ष 2016 की अगर हम बात करें तो वर्ष 2016 में नैनीताल के देव स्थल में एशिया की सबसे बड़ी ऑप्टिकल दूरबीन को चालू किया गया। और यह टेलीस्कोप भारत व बेल्जियम का सामूहिक प्रयास है। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल हिंदी अकादमी कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल हिंदी अकादमी स्थित है आपके कहाँ पर? देहरादून में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, पीताम्बर दत्त बड़थवाल इनके जन्म की अगर हम बात करें तो वर्ष 1901 ईस्वी में पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ। और ये हिंदी विषय में डॉक्टरेट करने वाले पहले व्यक्ति थे। पूछा जा सकता है, बताइए हिंदी विषय में डॉक्टरेट करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये कौन थे? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल थे।
और इनका शोध ग्रंथ का विषय क्या था? द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री। तो इसको ध्यान रखेंगे, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री इनके शोध ग्रंथ का विषय था। और बाल्यकाल में अंबर नाम से ये कविताएं लिखते थे। और इन्होंने एक पत्र का संपादन भी किया था जिसका नाम क्या था? हिलमैन पत्रिका। हिलमैन नामक जो पत्रिका है इसका संपादन भी किसने किया था? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? देखिए, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1965 ईस्वी में। ऑप्शन 4 तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना 14 नवंबर 1965 ईस्वी में हुई। और इस संस्थान के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? इस संस्थान के प्रथम प्रधानाचार्य थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह इस संस्थान के प्रथम प्रधानाचार्य थे। और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जो है ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और ये उत्तरकाशी का एक पिकनिक स्पॉट भी है। अगला देखिएगा, औषधि व सुगंधित पौध संस्थान किस स्थान पर स्थित है? देखिए, औषधि व सुगंधित पौध संस्थान ये स्थित है आपके कहाँ पर? पंतनगर में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर पंतनगर शहर का नाम पड़ा था। किसके नाम पर? गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर पंतनगर शहर का नाम पड़ा। और पंतनगर में फूल बाग में एक हवाई अड्डा है। ध्यान दीजिएगा, पंतनगर के कहाँ पर? फूल बाग में एक हवाई अड्डा है। और 17 नवंबर 1960 ईस्वी में नेहरू जी पंतनगर आए। कब आए? 17 नवंबर 1960 ईस्वी में नेहरू जी जो हैं ये पंतनगर आए और यहाँ पर देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी। और वर्ष 1972 ईस्वी में विश्वविद्यालय का नाम बदलकर गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर रखा गया। और पंतनगर विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति अगर आपसे पूछे जाते हैं तो प्रथम कुलपति कौन थे? एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन। एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन इस विश्वविद्यालय के पंतनगर विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे। और देश में हरित क्रांति जो है इसको लाने का श्रेय भी किस विश्वविद्यालय को जाता है? पंतनगर विश्वविद्यालय को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लेना है आपको। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सभी आगामी उत्तराखंड एग्जाम के लिए ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो लोग फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशल मॉक सीरीज़ तो आपको प्रोवाइड कराई ही जा रही है। साथ ही साथ जिन लोगों को स्पेशली उत्तराखंड की क्लास देखनी है तो आप ये सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अभी तक 66 पार्ट प्रोवाइड करा दिए गए हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है उत्तराखंड टॉप 20 MCQ के नाम से, तो आप प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं हमारी सारी इन क्लासेस को। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्लासेस ये होती हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। और सेशन पसंद आ रहा है आपको तो लाइक कर लीजिएगा। जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगला देखिएगा, इसके अलावा आपको देखिए फॉरेस्ट गार्ड की सीरीज़ जो है वो डेली मिल रही है। तो आप सभी लोग फॉरेस्ट गार्ड की, स्पेशली अगले महीने हो जाएगा आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम, तो आप सभी लोग फॉरेस्ट गार्ड जरूर देखिएगा, फॉरेस्ट गार्ड की सीरीज़ को। चलिए, नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड कितना सच कितना छल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? उत्तराखंड कितना सच कितना छल ये पुस्तक लिखी है किसने? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र सिंह भंडारी ने। सुरेंद्र सिंह भंडारी ने लिखी है उत्तराखंड कितना सच और कितना छल। ऑप्शन 4 तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान किस जनपद में स्थित है? देखिए, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान ये स्थित है आपके किस जनपद में? देहरादून जनपद में। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
देखिए राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई? वर्ष 1943 ईस्वी में देहरादून में इसकी स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? देखिए गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है किसको? इसका राइट आंसर हो जाएगा विशंबर दत्त चंदोला। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए विशंबर दत्त चंदोला, इनका जन्म 1879 ईस्वी में पौड़ी के थापली गांव में हुआ। थापली गांव में इनका जन्म हुआ और इन्हें गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। और वर्ष 1901 की बात करें तो वर्ष 1901 ईस्वी में तारा दत्त गैरोला, चंद्र मोहन रतूड़ी, विशंबर दत्त चंदोला और इसके अलावा गिरिजा दत्त नैथानी आदि के प्रयासों से स्थापित गढ़वाल यूनियन द्वारा वर्ष 1905 ईस्वी में गढ़वाली नामक पेपर का प्रकाशन शुरू हुआ। गढ़वाली नामक अखबार का प्रकाशन, पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ, जिसके संपादक कौन बने? चंदोला, विशंबर दत्त चंदोला और नैथानी थे और बाद में चंदोला ने ही इसका कार्य संभाला था। अगला क्वेश्चन है आपका, शैलेश मटियानी का पहला उपन्यास निम्न में से कौन सा है? देखिए शैलेश मटियानी ये प्रसिद्ध लेखक हैं। तो देखिए इनका जो पहला उपन्यास था वो कौन सा था? बोरी बली से बोरी बंदर तक। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए शैलेश मटियानी, इनके जन्म की अगर हम बात करें तो कब इनका, सब लेखक जो है ना उनके जन्म जरूर ध्यान रखिएगा, कभी कभी इस तरीके से आयोग द्वारा क्वेश्चन बन जाते हैं, बताइए इन लेखक का जन्म कब हुआ। तो इसीलिए यहाँ पे सभी का जन्म परिचय वो मैं आपको बता देती हूँ, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे आयोग पुटअप करे तो आप करेक्ट करके आएँ। तो शैलेश मटियानी जी का जन्म कब हुआ? वर्ष 1931 ईस्वी को अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ और ये राज्य में आंचलिक कथाकार या शिल्पी थे। और इनका मूल नाम की बात करें तो इनका मूल नाम क्या था? रमेश चंद्र। तो मूल नाम भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम की दृष्टि से। और शैलेश मटियानी ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था? विकल्प। तो आपसे पूछा जाए कि अगर बताइए विकल्प नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया, तो कौन आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा? शैलेश मटियानी। और महाभोज कहानी, इनकी एक कहानी है महाभोज, तो इसके लिए इनको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का प्रेमचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और साथ ही इनकी एक रचना और है मुठभेड़, ये एक उपन्यास है मुठभेड़, जिसके लिए इन्हें फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, तिमुंडया मेले का आयोजन किस स्थान पर होता है? देखिए तिमुंडया जो मेला है इसका आयोजन किया जाता है कहाँ पर? जोशीमठ में। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए जोशीमठ की बात करें तो ये कत्यूरी राजाओं की राजधानी थी, जिसका पुराना नाम क्या था? कार्तिकेयपुर। इसी का पुराना नाम था जोशीमठ का, और इसे शिव का ज्योतिर्लिंग स्थल भी कहते हैं। जोशीमठ में आदि गुरु शंकराचार्य ने पूर्णागिरि देवी पीठ की स्थापना की थी, ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के किस मेले में मछली मारने की परंपरा है? तो उत्तराखंड का कौन सा ये मेला है जिसमें मछली मारने की परंपरा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौड़ मेला। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए मौड़ मेला कहाँ पर लगता है? इस जनपद में, टिहरी जनपद में मौड़ मेले का आयोजन टिहरी में अलगाड़ नदी में लगता है। अलगाड़ नदी में मछली मारने की जो परंपरा है वो किस नदी में होती है? अलगाड़ नदी में होती है। और मौड़ मेले का आयोजन किया जाता है टिहरी गढ़वाल के अलगाड़ नदी में। और मौड़ मेले में मछलियों को पकड़ने का रिवाज है। अगला क्वेश्चन है आपका, बिस्सू मेले का आयोजन उत्तरकाशी के किस गांव में होता है? देखिए बिस्सू मेला लगता है आपका किस जनपद में? उत्तरकाशी जनपद में। यह मेला प्रतिवर्ष उत्तरकाशी के भुटाणु, टेकोची, इसके अलावा कहाँ पर लगता है? बिस्सू मेले का आयोजन किस गांव में होता है ये आपको बताना है। तो भुटाणु,
टिकोजी, किरोली और मैजनी आदि गांव में यह मेला सामूहिक रूप से लगता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। तो उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिस्सू मेले का आयोजन प्रतिवर्ष उत्तरकाशी जनपद के भुटाणु, टिकोजी, किरोली, इसके अलावा मैंजनी भी आप ध्यान में रखिए। तो इन गांवों में, आदि गांवों में सामूहिक रूप से यह मेला लगता है। और कब लगता है यह मेला, ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो कब लगता है? विषुवत संक्रांति के दिन, विषुवत संक्रांति के दिन लगने के कारण इस मेले को क्या कहा जाता है? बिस्सू मेला कहा जाता है। और यह मेला धनुष बाणों से रोमांचकारी युद्ध के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ढोल दमाओं और रणसिंघे के तुमुल नाद के साथ आरंभ होने वाले इस क्रीड़ा युद्ध को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? स्थानीय भाषा में इसको ठोटा खेलना कहा जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान रखिए। इस क्रीड़ा युद्ध को स्थानीय भाषा में ठोटा खेलना कहा जाता है। और इस युद्ध में भाग लेने वाले जो कौतियार होते हैं उनको कहा जाता है क्या? ठोटोरी कहा जाता है। और देहरादून की चकराता तहसील में भी तहसील के खुरूड़ी, जौनसार, भाबर व इसके अलावा आराकोट, बगाड़ क्षेत्र में भी बिस्सू मेला जो है ये हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यानी कि उत्तरकाशी के साथ साथ यह मेला देहरादून जनपद के अलग अलग गांवों में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना कब हुई? देखिए दूधातोली लोक विकास संस्थान जो है इसकी स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1982 ईस्वी में। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई। और दूधातोली लोक विकास संस्थान जो है इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में कहाँ पर हुई? 1982 ईस्वी में तो बता दिया आपने कहाँ 1982 ईस्वी में हुई थी, लेकिन कहाँ पर हुई थी इसकी स्थापना ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो कहाँ पर? उफ्रें खाल पौड़ी गढ़वाल में सच्चिदानंद भारती ने दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना की। और सच्चिदानंद भारती ने पौड़ी गढ़वाल में पानी की कमी को दूर करने के लिए एक आंदोलन भी चलाया था जिसका नाम क्या था? पानी राखो आंदोलन। तो पूछा जा सकता है कि बताइए पानी राखो आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? पानी राखो आंदोलन किसने चलाया था? इस तरीके से भी क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछे जाते हैं। तो पानी राखो जो आंदोलन है ये कब हुआ था? वर्ष 1980 ईस्वी में उफ्रैखाल पौड़ी गढ़वाल में ही ये आंदोलन शुरू किया गया था। किसके द्वारा? सच्चिदानंद भारती के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिएगा। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। साथ ही साथ देखिए आपको ये सीरीज़ डेली तो नहीं प्रोवाइड कराई जा रही, लेकिन जब भी टाइम मिलता है आपको ये सीरीज़ देने की कोशिश करते हैं। लेकिन काफ़ी सीरीज़ हो चुकी हैं अभी तक। जिन लोगों ने पुरानी सीरीज़ को नहीं देखा है तो हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है उत्तराखंड टॉप 20 MCQ नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, युगवाणी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? देखिए युगवाणी जो पत्रिका है इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? देहरादून से। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो देखिए युगवाणी एक मासिक पत्रिका है। युगवाणी आपकी कैसी पत्रिका है? मासिक पत्रिका है जो कि 15 अगस्त 1947 से देहरादून से प्रकाशित होती है। कहाँ से? देहरादून से इसका प्रकाशन होता है। और युगवाणी का जो आरंभ है एक पाक्षिक समाचार पत्र के रूप में हुआ था। इसका आरंभ किस रूप में हुआ था? पाक्षिक समाचार पत्र के रूप में शुरू हुआ। अंतर में पहाड़ का प्रमुख साप्ताहिक पत्र बना तथा उत्तराखंड राज्य आंदोलन के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आने वाले पृथक उत्तराखंड राज्य की स्थापना माह नवंबर 2000 से नियमित मासिक पत्रिका के रूप में ये प्रकाशित हो रही है। यानी कि इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? देहरादून से होता है। ये ध्यान रखेंगे। आपके उत्तराखंड गठन के बाद नियमित रूप से इस मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया जाता है।
प्रकाशन किया जाता है डेली बेसिस पे, डेली बेसिस पे नहीं कह सकते, ये आपका मासिक पत्रिका है, यानी कि महीने में एक बार ये पत्रिका आती है। अगला देखिएगा, कुमाऊं रेजिमेंट के नाम पर डाक टिकट जारी कब हुआ? देखिए कुमाऊं रेजिमेंट जो है इसके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया आपके कब? वर्ष 1988 ईस्वी में, वर्ष 1988 ईस्वी में कुमाऊं रेजिमेंट के नाम पर डाक टिकट जारी हुआ। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसकी स्थापना की बात करें कुमाऊं रेजिमेंट की, तो इसकी स्थापना कब हुई? 27 अक्टूबर 1945 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय वर्ष 1948 ईस्वी में, मई 1948 ईस्वी में आगरा से रानीखेत लाया गया। जो आपका कुमाऊं रेजिमेंट है इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? आगरा में हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय जो है ये 1948 में रानीखेत स्थानांतरित किया गया। और 1917 की बात करें तो कर्नल लांगर ने प्रथम कुमाऊं राइफल की यहाँ पर स्थापना की, जिसे अब बटालियन 3 कुमाऊं कहा जाता है। और कुमाऊं रेजिमेंट के 4 बटालियन के मेजर सोमनाथ शर्मा को भारत का प्रथम परमवीर चक्र दिया गया था। और वर्ष 1962 ईस्वी का जो चीन युद्ध हुआ था, तो चीन युद्ध के समय, वर्ष 1962 के चीन युद्ध के समय मेजर शैतान सिंह को कौन सा चक्र मिला था? परमवीर चक्र मिला था। और मेजर शैतान सिंह जो हैं ये 13वीं बटालियन में थे। और कुमाऊं रेजिमेंट प्रथम रेजिमेंट है जिसे वर्ष 1961 ईस्वी में राष्ट्रपति द्वारा कलर प्रदान किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही साथ वर्ष 1988 में कुमाऊं रेजिमेंट के नाम पर डाक टिकट जारी किया गया। देखिए कुमाऊं रेजिमेंट की 2 छावनियाँ हैं। कहाँ कहाँ पर ये छावनियाँ हैं? एक छावनी है आपके अल्मोड़ा में, एक है आपके अल्मोड़ा छावनी। और अल्मोड़ा छावनी 1815 ईस्वी में जब गार्डनर ने लाल मंडी किला जीता था, तब इसे फोर्ट मोयरा के नाम से, इसको फोर्ट मोयरा के नाम से जाना जाता था। फोर्ट मोयरा इसको नाम दिया गया। और दूसरी जो बटालियन है, दूसरी जो रेजिमेंट है वो कौन सी रेजिमेंट है? ये है रानीखेत छावनी, जो कि 1871 में बनी थी। तो 2 छावनियाँ हैं कुमाऊं रेजिमेंट की। पहली है एक अल्मोड़ा छावनी 1815 ईस्वी में गार्डनर ने लाल मंडी किला जब जीता था तो इसे फोर्ट मोयरा का नाम दिया था। और दूसरा जो आपका रेजिमेंट है ये रानीखेत छावनी है, तो जो कि आपके 1871 में बनी थी। अगला क्वेश्चन है आपका, बोक्सा जनजाति का परिवार किस प्रकार का होता है? जिन लोगों ने अभी भी सेशन को शेयर नहीं किया है तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट रहेगा मेरा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिए वीडियो पसंद आ रही है। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए बोक्सा जनजाति का परिवार जो है ये किस प्रकार का होता है ये आपको बताना है। तो बोक्सा जो जनजाति है इसका परिवार किस प्रकार का होता है? पितृ सत्तात्मक, यानी कि जो परिवार की सत्ता होती है वो किसके हाथ में होती है? पिता के हाथ में होती है। देखिए बोक्सा जनजाति की बात करें तो इनकी पहचान क्या होती है? चेहरा इनका चौड़ा होता है, नाक चपटे व होंठ पतले, ये बोक्सा जनजाति की पहचान होती है। और बोक्सा जनजाति पितृसत्तात्मक होता है। और बोक्सा लोग स्वयं को पंवार राजपूत मानते हैं। उधम सिंह नगर पर नैनीताल के बोक्सा बाहुल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बुक्साड़ कहा जाता है। बुक्साड़, जहाँ पर बोक्सा जनजाति के लोग अधिक रहते हैं उनको, वहाँ के एरिया को कहा जाता है बुक्साड़। बुक्साड़ शब्द का प्रयोग आईने अकबरी पुस्तक में मिलता है। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है कि बताइए बुक्साड़ शब्द का प्रयोग किस में मिलता है, तो आपका ऑप्शन में दे दिया जाएगा आईने अकबरी, 2-3 ऑप्शन और दिए जाएंगे, तो आपको पता रहना चाहिए इसका जो प्रयोग है वो आईने अकबरी पुस्तक में मिलता है। और बोक्सा लोग उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर, काशीपुर और नैनीताल जिले के रामनगर में, नैनीताल जिले के रामनगर में ये वास करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोनाल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? देखिए मोनाल जो है इसको स्थानीय भाषा में कहा जाता है क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा मन्याल। स्थानीय भाषा में मोनाल को मन्याल व मुनाल
कहा जाता है? तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। देखिए मोनाल जो है, मोनाल को हिमालय का मयूर भी कहा जाता है और मोनाल पक्षी राज्य के जंगलों में 2500 से लेकर 5000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। और वैज्ञानिक नाम की बात करें इसके, तो इसका वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनस। लोफोफोरस इम्पीजेनस। और राज्य में मोनाल की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? 4 प्रजातियां राज्य में पाई जाती हैं। और मोनाल जो है इसको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित किया गया है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मोनाल पक्षी को संरक्षित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओम पर्वत किस जनपद में स्थित है? आज का ये सेशन आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। जिन लोगों ने पुरानी सीरीज़ को नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर आप सभी लोग विजिट जरूर कर लीजिएगा। वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं, काफ़ी इसके पार्ट जो है अब तक अपलोड कर दिए गए हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर क्विज़ भी कराई जा रही है। तो सुबह 10 बजे से पहले और रात को 8 बजे से पहले आप क्विज़ों का आयोजन वहाँ पे किया जाता है टेलीग्राम ग्रुप पर। आप क्विज़ ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, काफ़ी हेल्प मिलती है आपको आगामी एग्ज़ाम में। आपकी प्रिपरेशन आपको पता रहती है किस तरीके से चल रही है। देखिए ओम पर्वत की बात करें तो ये किस जनपद में स्थित है? ये है आपका पिथौरागढ़ जनपद में। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पिथौरागढ़ में स्थित ओम पर्वत, जिसको आदि छोटा कैलाश भी कहा जाता है, आदि छोटा कैलाश भी इसको कहा जाता है। और इस पर्वत की खोज विपिन चंद पांडे ने की थी, जिसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें, ओम पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 6991 मीटर इसकी ऊंचाई है। और विपिन चंद ने, नोट कर लीजिएगा, विपिन चंद के द्वारा इस पर्वत की खोज की गई थी। इस पर्वत की खोज किसके द्वारा? विपिन चंद के द्वारा की गई थी। किस वर्ष इसकी खोज की गई विपिन चंद के द्वारा, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? चीला जल विद्युत परियोजना ये स्थित है आपके किस नदी पर? गंगा नदी पर। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चीला जल विद्युत परियोजना किस जनपद में स्थित है पूछा जाए तो आपके किस जनपद में? पौड़ी गढ़वाल जनपद में ये स्थित है। किस नदी पर? गंगा नदी पर। और जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता की अगर हम बात करें तो इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 144 मेगावाट की। तो इन पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर की स्थापना कब की? देखिए नरेंद्र शाह के द्वारा किस नगर की नींव डाली गई थी? नरेंद्र नगर की नींव डाली गई थी, नरेंद्र नगर की स्थापना की गई थी, जिसकी स्थापना कब की गई? वर्ष 1921 ईस्वी में। देखिए नरेंद्र शाह जो है आपका वर्ष 1913 ईस्वी से लेकर वर्ष 1946 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा। और इसकी संरक्षिका कौन थी? राजमाता नेपालिया। राजमाता नेपालिया, अल्प वयस्क में ही ये राजा बन गया था, तो इसकी संरक्षिका बनाई गई थी राजमाता नेपालिया। और कीर्ति शाह की मृत्यु के बाद नरेंद्र शाह अल्प वयस्क होने के कारण इसके संरक्षण के लिए एक संरक्षण समिति बनाई गई। और संरक्षण समिति में अंग्रेजी अफसर शैमियर भी था, ये ध्यान रखेंगे। संरक्षण समिति जो थी इसमें एक अंग्रेजी अफसर था जिसका नाम क्या था? शैमियर। और दूसरे सदस्य जो थे ये दीवान हरिकृष्ण रतूड़ी थे। और नरेंद्र शाह को अक्टूबर 1919 ईस्वी में विजयदशमी के अवसर पर राज्याधिकार मिला था। और वर्ष 1921 ईस्वी में नरेंद्र नगर की स्थापना की थी इसने। और वर्ष 1925 की बात करें तो वर्ष 1925 ईस्वी में राजधानी इसने स्थानांतरित की थी अपनी। कहाँ पर? नरेंद्र नगर में। ओके गाइज, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आज का ये सेशन आपको पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।